स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और वो कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को काटने वाली कोई रेखा खींची जाए। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को काटने वाली कोई रेखा खींची जाए, तो उन दोनों रेखाओं के खंडों का अनुपात हमेशा बराबर होगा। तो उन दोनों रेखाओं के खंडों का अनुपात हमेशा बराबर होगा। अर्थात कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी के लिए यदि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर डीई रेखा खींची जाए। कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर डीई रेखा खींची गई है, और जहां पर डीई समानांतर है बीसी के, तो ऐसी स्थिति में एडी और डीबी का जो अनुपात होगा वही अनुपात एई और ईसी का होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये वास्तव में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले समझाने के लिए मैंने एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने समझाने के लिए एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाने की कोशिश की। ठीक है, सबसे पहले मैंने समझाने के लिए आपको एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाने की कोशिश की। मान लीजिए दोस्तों इस ट्रायंगल का ये वाला जो सिरा है, ये जो शीर्ष है ये ए है। मान लीजिए इस ट्रायंगल का ये वाला शीर्ष ए है, और ये वाला शीर्ष जो है बी है। एक मिनट और रुकिए। और ये वाला शीर्ष मान लीजिए सी है। मान लीजिए तो ये हमारा ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है, और ये वाला शीर्ष सी है। ठीक है, अगर तो मैं बीसी के समानांतर एक ऐसी रेखा खींच रहा हूं, तो मान लीजिए बीसी के समानांतर मैंने एक रेखा खींची, और ये जो रेखा है, मान लीजिए दोस्तों बीसी के समानांतर मैंने एक रेखा खींची डीई। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों मैंने बीसी के समानांतर एक रेखा खींच ली डीई, और ये जो रेखा है दोस्तों, अगर इस रेखा के अगर दोस्तों मान लीजिए एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है, और इसका ये शीर्ष ए है, और ये वाला शीर्ष बी है, और ये वाला शीर्ष सी है। मैंने दोस्तों क्या किया, बीसी के समानांतर एक रेखा खींच ली डीई। अगर दोस्तों ये जो रेखा है इस रेखा के समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस खंड का इस खंड के साथ होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों एडी खंड का डीबी खंड के साथ जो अनुपात होगा, एडी खंड का डीबी खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात दोस्तों एई खंड का इसी खंड के साथ होगा। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। यही कॉन्सेप्ट हमसे ये कहना चाह रहा है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एडी खंड का डीबी खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एई खंड का इसी खंड के साथ होगा। आखिर ये चीज कैसे हो रहा है, आइए हम इसके पीछे जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। आइए हम इसके पीछे जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना होगा। देखिए, हमें यही प्रूव करना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों ओर रेखा खंडों का अनुपात जो होगा बराबर होगा। अर्थात एडी और डीबी खंड का जो अनुपात होगा वही अनुपात एई खंड का इसी खंड के साथ होगा। यही हमें प्रूव करना है। तो आइए हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। मान लीजिए इस त्रिभुज एबी का इस त्रिभुज का ये वाला सिरा ए है, ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है, ये वाला शीर्ष सी है। मैंने क्या किया दोस्तों, बीसी के समानांतर एक रेखा खींच ली डीई। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैंने दोस्तों क्या किया, बीसी के समानांतर एक रेखा खींच ली डीई। ठीक है, तो इस खंड की कुछ लंबाई होगी कहोगे। हाँ, मान लीजिए इस खंड की लंबाई जो है एक्स सेंटीमीटर है। मान लीजिए दोस्तों इस खंड की लंबाई कितनी होगी। देखिए, मान लीजिए दोस्तों इस खंड की लंबाई जो है एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, आपको वापस कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए दोस्तों इस खंड की लंबाई क्या है, सेंटीमीटर। मान लीजिए दोस्तों इसकी भी तो लंबाई कुछ होगी कहोगे। हाँ, ये जो डीबी खंड है इसकी लंबाई कुछ होगी कहोगे। हाँ, मान लीजिए इसकी लंबाई जो है वाई सेंटीमीटर है। मान लीजिए इसकी लंबाई जो है इस खंड की लंबाई जो है वाई सेंटीमीटर। क्या है? वाई सेंटीमीटर। मान लीजिए इस खंड की लंबाई जो है वाई सेंटीमीटर है। क्या है? वाई सेंटीमीटर। ठीक है, वाई सेंटीमीटर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है।
मान लीजिए तो इस खंड की लंबाई x है और इस खंड की लंबाई y है। तो इस पूरे खंड की लंबाई क्या होगी? अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई y है, तो इस पूरे खंड की लंबाई क्या होगी? तो x प्लस वाई होगी। हाँ, x प्लस वाई होगी। ठीक है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस खंड का इस पूरे भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात इस खंड का इस पूरी भुजा के साथ होगा। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में हम किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस खंड का इस पूरी भुजा के साथ जो अनुपात होगा, इस खंड का इस पूरी भुजा के साथ अनुपात क्या होगा? देखिए ये वाला खंड जो है हमारा x है और ये वाली पूरा भुजा हमारी x प्लस वाई है। इस प्रकार देखा जाए तो इस खंड का इस भुजा के साथ जो अनुपात है वो x अपॉन x प्लस वाई का है। तो देखिए अगर हम इस त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात इस खंड का इस भुजा के साथ होगा। मतलब देखा जाए तो अगर इस खंड का इस भुजा के साथ अनुपात x अपॉन x प्लस वाई का है, तो यही अनुपात दोस्तों एई भुजा का एसी भुजा के साथ होगा। हाँ, एई भुजा का एसी भुजा के साथ होगा। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं तुलना करता हूं तो ए की लंबाई क्या होगा? देखिए अगर आप तुलना करते हो तो ए भुजा की लंबाई x है, तो एसी भुजा की लंबाई जो है x प्लस वाई है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है को नहीं? तो दोस्तों या मान लीजिए ए की लंबाई की अगर मैं तुलना करता हूं तो ए की लंबाई क्या है? x है और एसी की लंबाई x प्लस वाई है। ठीक है, तो ए की लंबाई x है। ठीक है, तो एसी की पूरी लंबाई ये जो भुजा हमारी एसी है उसकी लंबाई क्या होगा? x प्लस वाई है। और इस x प्लस वाई में से इस खंड की लंबाई क्या होगा? x है, तो इस खंड की लंबाई क्या होगा? y है। इस खंड की लंबाई क्या होगा? y है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है कहोगे? हाँ, यहाँ तक चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ रही है। यहाँ तक चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ रही है। अब मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, इस खंड का और इस खंड का अनुपात क्या होगा? देखिए इस खंड के साथ जो अनुपात है x अपॉन वाई का है। ठीक है, आप यहाँ पर देखकर बताइए इस खंड का इस खंड के साथ अनुपात क्या होगा? x अपॉन वाई का है। दोस्तों आप मुझे बताइए इस खंड के साथ अनुपात क्या होगा? देखिए इस खंड के साथ होगा। देखिए इस खंड के साथ जो अनुपात है वो x अपॉन वाई का है। और यहाँ पर दूसरी साइड आप देखकर बताइए इस खंड के साथ अनुपात क्या होगा? देखिए इस खंड का और इस खंड के साथ भी अनुपात यही है, मतलब x अपॉन वाई है। मतलब देखा जाए तो दोनों ओर खंडों का जो अनुपात है, दोनों मतलब देखा जाए तो इस बीसी के समांतर ये वाली रेखा खींचने पर दोनों ओर खंडों का जो अनुपात है वो क्या है? बराबर है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बीसी के समांतर इस त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर रेखा खींचने पर दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं इस त्रिभुज एबीसी में देख रहे हैं कि बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींचने पर खंडों का जो अनुपात है वो क्या है? बराबर है। मतलब एडी खंड का डीबी खंड के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एई खंड का इसी खंड के साथ है। कहोगे हाँ। तो यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में एडी खंड का डीबी खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एई खंड का इसी खंड के साथ होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर करोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस खंड के साथ होगा। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बताया हूँ दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को मैंने इसलिए बताया है जिससे आपको थोड़ा सा भी परेशानी ना हो क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्योंकि जब ये चीजें आपको पता रहेंगी तो आपकी थोड़ा उलझन कम हो जाएगी। जैसे अगले क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिखेगा कि हमारी उलझन क्या कम, अगले आने वाले क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिखेगा कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से फायदा क्या है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से सीखने से फायदा क्या है। ठीक है, तो आइए हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और सारी क्लियरिटी आ सके। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जो डीई है वो बीसी के समांतर कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में जो डीई है वो बीसी के समांतर है। कह रहा है एबी खंड की लंबाई जो है
वो दो कह रहा है एबी के खंड एडी की लंबाई जो है 2√5 है और डीबी की लंबाई जो है 3√5 है। कह रहा है एडी के जो खंड है एडी उसकी लंबाई जो है 2√5 है और डीबी खंड की लंबाई 3√5 है। ठीक है। कह रहा है कि तथा दूसरी भुजा पर खंड एई की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, तो इसी खंड की लंबाई क्या होगी, इसी खंड की लंबाई क्या होगी। हाँ, तो सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ, ये उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बना लिया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है और इस त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई है, एक रेखा डीई है खींची गई है। हो गया। कह रहा है कि ये जो हमारा एबी भुजा है इसका खंड जो है एडी इसकी लंबाई हमारा 2√5 है। क्या है, 2√5 है, 2√5 है। कह रहा है कि ये जो डीबी खंड है इसकी लंबाई 3√5 है, 3√5 है। कहोगे हाँ 3√5 है। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ। कह रहा है ये जो एई भुजा है, ये जो हमारा एसी भुजा का जो एई खंड है इसकी लंबाई हमें कह रहा है कि 8 है। क्या है, 8 सेंटीमीटर है। क्या है, 8 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, कह रहा है 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि तब बताइए इसी खंड की लंबाई क्या होगी, इसी खंड की लंबाई क्या होगी। हाँ ठीक है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर इसी खंड की लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर इसी खंड की लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज एबीसी है और इस त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींची गई है। हाँ, और आपको अच्छे तरीके से बताया कि जब किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होता है वही अनुपात इस खंड के साथ होता है। हाँ, इस खंड के साथ अनुपात है कितना होगा। देखिए अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो इन दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करता हूँ तो आया इस खंड के साथ देखा जाए तो अनुपात, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ डिवाइड करने पर तो पता चल रहा है कि भैया इस खंड के साथ अनुपात जो है 2:3 है। तो यही अनुपात तो इस खंड के साथ होगा। कहोगे तो अगर इस खंड के साथ अनुपात 2:3 का है तो यही अनुपात तो इस खंड के साथ होगा। मतलब अगर इस खंड की लंबाई जो हमारी 2 यूनिट है तो इस खंड की लंबाई हमारी 3 यूनिट होगी। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर इस खंड के साथ अनुपात जो है 2:3 है तो यही अनुपात दोस्तों इस खंड के साथ होगा। मतलब यही खंड का इसी खंड के साथ जो अनुपात होगा वो 2:3 का होगा। हाँ, मतलब अगर एई खंड की लंबाई 2 यूनिट है तो इसी खंड की लंबाई 3 यूनिट है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। दोस्तों अगर मैं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखता हूँ तो एई खंड की लंबाई जो है 2 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 8 सेंटीमीटर, मतलब 2 यूनिट बराबर है 8 सेंटीमीटर के। कहोगे हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा, देखिए 1 यूनिट जो है 4 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है। हमसे पूछ रहा है इसी खंड की लंबाई क्या होगी, तो इसी खंड की लंबाई क्या होगा, 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट जो है 4 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मतलब ये जो हमारा एसी खंड है इसकी लंबाई जो इसी खंड है उसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। हाँ, 12 सेंटीमीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मैं अलग से करवा यहाँ पर मैंने फिगर में ही करवा दिया, कोई बात नहीं, मैं अलग से यहाँ पर करा देता हूँ जिससे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों आपको अच्छे तरीके बताया कि अगर इस त्रिभुज एबीसी में हम भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा खींच रहे हैं, एक रेखा डीई खींच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होगा, इस खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस खंड के साथ होगा। इस खंड के साथ अनुपात क्या होगा, 2:3 का रिश्ता है। तो यही रिश्ता वास्तव में इस खंड के साथ होगा। हाँ, मतलब एई और इसी खंड का अनुपात जो होगा 2:3 होगा। अगर दोस्तों मैं तुलना देखता हूं तो इसका मतलब यही है कि यदि एई खंड की लंबाई 2 यूनिट है तो इसी खंड की लंबाई 3 यूनिट है। हाँ, लेकिन एई खंड की लंबाई 2 यूनिट नहीं है, 8 सेंटीमीटर है। मतलब 2 यूनिट बराबर है 8 सेंटीमीटर की। तो 1 यूनिट बराबर कितने की होगा, 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है इसी खंड की लंबाई बताइए। दोस्तों अगर एक यूनिट जो है 4 सेंटीमीटर के बराबर है तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 12 सेंटीमीटर की होगा। मतलब इसी खंड की लंबाई क्या है, 12 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ सकता था एसी की लंबाई क्या होगी, एसी की लंबाई क्या होगी। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, यहाँ तक से यहाँ तक की लंबाई 8 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, 12 है, तो पूरी लंबाई क्या होगी, 20 होगी। क्या आप दूसरे तरीके से बता सकते थे, दोस्तों यहाँ से यहाँ तक खंड की लंबाई 2 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक खंड की लंबाई 3 यूनिट है, तो इस पूरी खंड की लंबाई क्या होगी, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट जो है 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट वास्तव में 20 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार एसी खंड की लंबाई क्या आएगी, एसी भुजा की लंबाई जो है आएगी वो 20 सेंटीमीटर आएगी। तो इस तरीके से आप जाकर भी जवाब दे सकते थे, इस तरीके से भी आप जाकर जवाब दे सकते। ठीक है, आइए दोस्तों हम और आगे क्वेश्चनों को इसी प्रकार हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं।
ठीक है। कहना क्या चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर है भुजा बीसी के। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में जो डीई भुजा है वो बीसी के समानांतर है। कह रहा है यदि डीबी खंड एडी खंड का डेढ़ गुना है तो और एई भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है, तो ईसी खंड की लंबाई क्या होगी? ईसी की लंबाई क्या होगी? ईसी खंड की लंबाई क्या होगी? हाँ, यही तो पूछ रहा है को। हाँ, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज एबीसी है भुजा बीसी के समानांतर रेखा जो डीई है, कह रहा है कि एक त्रिभुज हमारा एबीसी है और एक त्रिभुज एबीसी में जो डीई भुजा है वो बीसी के समानांतर है। कह रहा है कि डीबी जो खंड, कह रहा है ये जो खंड है हमारा, ये एडी का डेढ़ गुना है। एडी का डेढ़ गुना मतलब अगर एडी खंड की लंबाई जो है 1 यूनिट है तो इस खंड की लंबाई 1.5 यूनिट है। हो गया, हाँ 1.5 यूनिट है। हाँ, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हो गया, हाँ। कह रहा है ए खंड, ये जो खंड है इसकी लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो इस खंड की लंबाई क्या होगी? इस खंड की लंबाई क्या होगी? कहोगे, हाँ यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होगा, इस खंड के साथ अनुपात क्या होगा? देखिए इस खंड के साथ जो अनुपात है ये है। इसे भी अगर मैं सोल्व करता हूं तो 5 दूनी 10, 5 या 15, तो इस प्रकार देखें तो इस खंड के साथ जो अनुपात है 2:3 है। तो अगर मैं तो आपको चित्र ये बताया कि जब किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होता है वही अनुपात इस खंड के साथ होता है। इस खंड के साथ अनुपात अगर 2:3 है का रिश्ता है तो इस खंड और इस खंड का अनुपात भी इस खंड के साथ अनुपात भी 2:3 का ही रिश्ता होगा। मतलब अगर एई खंड की लंबाई 2 यूनिट है तो ईसी खंड की लंबाई क्या है? 3 यूनिट है। मतलब अगर एई खंड की लंबाई हमारा 2 यूनिट है तो इसी खंड की लंबाई क्या है? 3 यूनिट है। हाँ, लेकिन दोस्तों एई खंड की लंबाई 2 यूनिट नहीं है, 6 सेंटीमीटर है। मतलब 2 यूनिट बराबर है 6 सेंटीमीटर के। हाँ, तो एई अगर 2 यूनिट बराबर है 6 सेंटीमीटर के तो 1 यूनिट बराबर किसके का होगा? देखिए 1 यूनिट बराबर है 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है? इसी खंड की लंबाई पूछ रहा है, इसी खंड की लंबाई पूछ रहा है। तो 1 यूनिट जो है 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 3 यूनिट किसके बराबर है? तो देखिए 3 यूनिट जो है 9 सेंटीमीटर के बराबर है। हाँ, 9 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ तक कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी है तो बताइए। तो नहीं, हमें यहाँ तक कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए इस अगले क्वेश्चन को, पढ़िए अगले क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी जो है और क्यू आर जो है एक दूसरे के पैरेलल है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एस टी जो रेखा है वो क्यू आर के पैरेलल है। कह रहा है पीएस और पीक्यू खंड का जो अनुपात है, पीएस और कह रहा है पीएस और पीक्यू कह रहा है पीएस और पीक्यू का जो अनुपात है 1:3 का रिश्ता है। कह रहा है पीआर जो है 15 सेंटीमीटर है, तो खंड टीआर की लंबाई क्या होगी? खंड टीआर की लंबाई क्या होगी? तो आइए हम यहाँ पर खंड टीआर की लंबाई पता करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं यहाँ पर आकृति बना लेता हूँ। दोस्तों वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बना ली है और इस आकृति का ये वाला जो शीर्ष है ये P है और ये वाला शीर्ष Q है और ये वाला शीर्ष हमारा R है। इस PQ भुजा पर एक बिंदु हमारा S स्थित है और इस PR भुजा पर एक बिंदु हमारा T स्थित है। और ST को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो एस टी रेखा है ये क्यू आर के समानांतर है। ठीक है, कह रहा है कि पीएस और पी क्यू भुजा का जो अनुपात है, कह रहा है पीएस और पी क्यू भुजा का, कह रहा है पीएस और पी क्यू भुजा का जो अनुपात है 1:3 का रिश्ता है। 1:3 का रिश्ता है। कह रहा है पीएस और पी क्यू भुजा का अनुपात जो है 1:3 है। इसका मतलब क्या होगा? देखिए इसका मतलब यही है कि अगर पीएस और पी क्यू भुजा का अनुपात जो है 1:3 है तो इसका मतलब यही है कि यदि पीएस भुजा की लंबाई जो है, पीएस खंड की लंबाई 1 यूनिट है तो पी क्यू भुजा की लंबाई 3 यूनिट है। तो एक बात बताइए, पी क्यू खंड की लंबाई 3 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक खंड की लंबाई 1 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक खंड की लंबाई क्या होगी? 2 यूनिट होगी। हाँ, मतलब अगर पीएस भुजा की लंबाई 1 यूनिट है तो इस खंड की लंबाई क्या है? 2 यूनिट होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमें से कह रहा है कि अगर ये वाली जो पीआर भुजा, कहाँ गया? कह रहा है ये जो पीआर भुजा है अगर 15 सेंटीमीटर है तो इस टीआर भुजा की लंबाई बताइए। टीआर भुजा की लंबाई कितना दिया? 15 दिया है। ठीक है, दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में हम क्यू आर भुजा के समानांतर एक रेखा एस टी खींच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस खंड के साथ होगा। इस खंड का अगर इस खंड के साथ अनुपात 1:2 का रिश्ता है तो यही रिश्ता वास्तव में इस खंड का और इस खंड के साथ होगा। मतलब इस खंड के साथ जो अनुपात होगा वो 1:2 का होगा। 1:2 का होगा। मतलब अगर पीटी खंड की लंबाई 1 यूनिट है
तो एस आर टी आर खंड की लंबाई क्या होगी, 2 यूनिट होगी। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 यूनिट है। इस पूरी पी आर भुजा की लंबाई क्या होगा, 3 यूनिट है। क्या है, 3 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 15 सेंटीमीटर है। मैं हर तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। 15 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट बराबर कितने का, देखिए 1 यूनिट बराबर है 5 सेंटीमीटर की। हमारे अनुसार तो 3 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 15 सेंटीमीटर है, मतलब 3 यूनिट बराबर 15 की को देखो तो 1 यूनिट बराबर 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, ये टी आर भुजा की लंबाई पूछा तो टी आर भुजा की लंबाई क्या है, टी आर खंड की लंबाई क्या है, 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट जो है 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट किसको करेगा, 10 करेगा। मतलब ये जो टी आर है, इसकी टी आर खंड की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर है। हाँ, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हाँ दोस्तों, आप ऐसे ही लगा सकते थे। इस आपको अच्छे तरीके पता है कि इस खंड का इस खंड के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात इस खंड का इस खंड के साथ, इस भुजा के साथ होगा। तो यहाँ तो ये भी कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन जो मैंने तरीका सिखाया है, जो मैंने अभी को कॉन्सेप्ट सिखाया है, मैं उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा और आइए खतरनाक क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। मैंने ये कॉन्सेप्ट क्यों कराया, अब आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद, इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि आखिर मैंने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर करवाया क्यों। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि त्रिभुज एल एम एन में एक्स वाई जो है समानांतर है एम एन के, ठीक है। कह रहा है यदि एल एक्स बराबर दो एक्स सेंटीमीटर है, एल एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर है, एक्स एम जो है एक्स प्लस 2 सेंटीमीटर है, और एल वाई जो है 4 है, वाई एन जो है 3 सेंटीमीटर है, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। एक्स का मान ज्ञात करिए। हाँ, ठीक है। एक्स का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आकृति बना लेता हूँ। जैसी आकृति यहाँ पर दिखाई गई है बनाकर, वैसे ही मैं यहाँ पर आकृति बना लेता हूँ। हो गया। हाँ, तो ये वाला जो शीर्ष है ये एल है, और ये वाला जो शीर्ष है ये एम है, और ये वाला जो शीर्ष है एन है। और इस एल एम भुजा पर एक बिंदु हमारा एक्स स्थित है, और इस एल एन भुजा पर एक बिंदु हमारा वाई स्थित हो गया। ठीक है। तो इस खंड की लंबाई हमें क्या दिया गया है, तो देखिए इस खंड की लंबाई हमें 2x दिया है, ठीक है। और इस खंड की लंबाई क्या दिया होगा, x प्लस 2 दिया है, x प्लस 2 दिया है। हाँ, ठीक है। दोस्तों इस खंड की लंबाई हमें क्या दिया होगा, 4 दिया है। इस खंड की लंबाई हमें क्या दिया है, 3 दिया है, ठीक है। तो हमसे अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा था, तो देखिए कह रहा था कि एम एन त्रिभुज में ये जो हमारा एक्स वाई है, ये एल एम के समानांतर है, ठीक है। कह रहा था एल एक्स ये है, एक्स एम ये है, और एल वाई जो है ये है, और वाई एम ये है। तो कह रहे हैं एक्स का मान बताइए। हो गया। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है, कि यदि किसी त्रिभुज एम एन में एम एन भुजा के समानांतर एक रेखा हमें एक्स वाई खींच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात इस खंड के साथ होगा। तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके बताया कि इस त्रिभुज एलएमएन में अगर हम एमएन के समानांतर एक्स वाई रेखा खींच रहे हैं, तो इस खंड और इस खंड का जो अनुपात होगा, इस खंड और इस खंड के अनुपात के बराबर होगा। हाँ, बराबर होगा। मतलब इस खंड के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात इस खंड का इस खंड के साथ होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम किसी त्रिभुज एलएमएन में एमएन के समानांतर एक्स वाई रेखा खींच रहे हैं, तो इस खंड और इस खंड का जो अनुपात होगा, वही अनुपात दोस्तों इस खंड का इस खंड के साथ होगा। वही अनुपात दोस्तों इस खंड का इस खंड के साथ होगा। मतलब देखा जाए तो अगर इसके समानांतर हमने ये वाली रेखा खींची है, तो इस खंड और इस खंड का अनुपात होगा इस खंड और इस खंड के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अगर दोस्तों आप जो मैंने पिछले क्लास में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात इस भुजा के साथ होगा, तो आपको थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि आपको जोड़ना पड़ सकता है। हो सकता है ऐसी वैल्यू दी जाए जिसे जोड़ने में भी परेशानी आए, क्योंकि हाँ, तो उस चीज से बचने के लिए दोस्तों ये वाला तरीका मैंने आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। उस चीज से बचने के लिए आपको मैंने ये वाला तरीका बताया है। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, 2 दूनी को गए 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, 3x 2x, अगर मैं दोनों के बीच का अंतर लेता हूं तो आएगा x। हाँ, 2 दूनी 4। इस प्रकार देखा है तो x की जो लंबा x की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है। x की वैल्यू जो है 4 सेंटीमीटर है। x की वैल्यू 4 है। ठीक है, x की वैल्यू जो है 4 है। क्या है, 4 है। x की वैल्यू क्या है दोस्तों, 4 है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों इसी प्रकार हम और आगे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई भुजा के समानांतर बीसी रेखा खींची गई है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जो डीई है वो बीसी के समानांतर है। कह रहा है ये डी जो है x है, और डीबी जो है अगर 4 है, और एई जो है अगर 9 है, और ईसी जो है x है, तो x का धनात्मक मान क्या होगा, x का धनात्मक मान क्या होगा। हाँ,
x का धनात्मक मान क्या होगा। आइए हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके बाद हम इस चीजों को आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वैसे ही मैंने आकृति बना ली है और इस आकृति का ये वाला जो शीर्ष है ये हमारा ए है, ये वाला शीर्ष हमारा बी है और ये वाला शीर्ष हमारा सी है, ठीक है। तो ये जो हमारा दोस्तों एबी शीर्ष, एबी भुजा पर एक बिंदु हमारा डी स्थित है और एसी भुजा पर एक बिंदु ई स्थित है और दोनों डी ई बिंदु को हमारा एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, कह रहा है इस त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डी ई खींची गई है, ठीक है। कह रहा है एडी की लंबाई जो है x सेंटीमीटर, कह रहा है एडी भुजा की जो लंबाई है x सेंटीमीटर है, मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि जो डीबी है, कह रहा है जो डीबी है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, कह रहा है ये जो डीबी है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर हो गया। हाँ कह रहा है कि ये जो एई है इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, मैंने कहा ठीक है। तो ये जो इसी खंड दिख रहा है इसकी लंबाई x सेंटीमीटर है, मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि तब बताइए x का धनात्मक मान क्या होगा, x के धनात्मक मान क्या होगा। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीए खींच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होगा वो वास्तव में इस खंड के साथ के अनुपात के बराबर होगा। हाँ तो इस खंड के साथ अनुपात क्या होगा। देखिए इस खंड का और इस खंड के साथ जो अनुपात है 1/4 का रिश्ता है। तो इस खंड के साथ रिश्ता क्या होगा, इस खंड के साथ अनुपात क्या होगा। देखिए इस खंड के साथ जो अनुपात है वो 9/x का है। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा बीसी के समानांतर डीई रेखा खींच रहे हैं तो इस खंड के साथ जो अनुपात होगा वो वास्तव में इस खंड के अनुपात के बराबर होगा। मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब मैं सोल्व कर लेता हूँ। x की मल्टीप्लाई x करूंगा तो आएगा x स्क्वायर। हम 4 की मल्टीप्लाई 9 से करूंगा तो आएगा 36 और x की वैल्यू अगर निकालता हूं तो आएगा 6 सेंटीमीटर। क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है। क्या है 6 सेंटीमीटर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कहोगे नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर इस कॉन्सेप्ट पर मेरे हिसाब से ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जो डीई रेखा है वो बीसी के समानांतर है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जो डीई रेखा है भुजा बीसी के समानांतर है। कह रहा है कि जहां डी और ई क्रमशः एबी और एसी पर स्थित है। कह रहा है यदि रेखाखंडों की लंबाई, कह रहा है यदि रेखाखंडों की लंबाई जो है एडी जो है x सेंटीमीटर है, डीबी जो है x-2 सेंटीमीटर है और एई जो है x+2 सेंटीमीटर है और सीई जो है x-1 सेंटीमीटर है तो x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा। हाँ ठीक है, मतलब हमसे पूछ रहा है एडी की लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एडी की लंबाई पूछ रहा है। तो जैसे ही सबसे पहले आकृति बनाई गई है वैसी मैं आकृति बना लेता हूँ, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसी आकृति दोस्तों मैंने बना लिया यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कह रहा है ये जो एडी है खंड है इसकी लंबाई x है। कह रहा है ये जो डीबी है इसकी खंड की लंबाई x-2 है। तो यहाँ इस खंड की लंबाई x-2 है। इसी प्रकार आगे कह रहा है कि ये जो ई है इसकी लंबाई जो है x+2 सेंटीमीटर है। क्या है x+2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ कह रहा है ये जो ईसी खंड है इसकी लंबाई जो है x-1 सेंटीमीटर है। क्या है x-1 सेंटीमीटर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि x की लंबाई बताइए, मतलब एडी खंड की लंबाई पूछ रहा है। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में हम बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होता है वही अनुपात तो इस खंड के साथ होता है। तो हाँ मतलब दोनों ओर खंडों का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो हाँ मतलब दोनों ओर खंडों का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। मतलब दोनों ओर खंडों का अनुपात बराबर होता है। हाँ मतलब दोनों ओर खंडों का अनुपात बराबर होता है। तो मैंने बराबर का साइन रख दिया। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। अगर मैं x-2 की मल्टीप्लाई x+2 से करता हूं तो क्या होगा। देखिए अगर आप x-2 की मल्टीप्लाई x+2 से करेंगे तो आएगा x² - 4। क्या आएगा x² - 4 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई x-1 की मल्टीप्लाई x से करता हूं, x-1 की मल्टीप्लाई x से करता हूं तो क्या आएगा। देखिए जब आप x की मल्टीप्लाई x-1 से करेंगे, जब आप x की मल्टीप्लाई x-1 से करेंगे तो आएगा x² माइनस x आएगा। हाँ एक्स स्क्वायर से दोस्तों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हाँ इस प्रकार एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर। हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया एक्स की वैल्यू जो होगी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं और वो कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर है और ये कॉन्सेप्ट जो है
ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। कह रहा है मध्य बिंदु और समरूपता, ठीक है। मध्य बिंदु और समरूपता का कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें मध्य बिंदु का भी प्रयोग हो रहा है और समरूपता की कैसिटी का भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने मिलाने पर बनने वाला छोटा और बड़ा त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाले छोटे और बड़े त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। कारण कह रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा अपने सम्मुख भुजा के समानांतर होती है। कह रहा है कि भैया ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम मध्य बिंदुओं को दोनों भुजाओं पर स्थित मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, मिलाने पर जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ऐसा इसलिए होता है, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड पर, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो समझाने के लिए दोस्तों मैंने एक त्रिभुज सबसे पहले एबीसी बना लिया, और इस त्रिभुज में मैंने दोस्तों समझाने के लिए सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज एबीसी में, मान लीजिए दोस्तों त्रिभुज एबीसी में एबी भुजा का जो मध्य बिंदु है ये है, एबी भुजा का मध्य बिंदु ये है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। हाँ, एक मिनट रुकिए, ठीक है। मान लीजिए तो एबी भुजा का मध्य बिंदु ये है, ठीक है। और एसी भुजा का मध्य बिंदु जो है, एसी भुजा का मध्य बिंदु जो है ये है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों एबी भुजा का मध्य बिंदु ये है और एसी भुजा का मध्य बिंदु ये है, ठीक है। एबी भुजा का मध्य बिंदु मान लीजिए डी है और एसी भुजा के मध्य बिंदु मान लीजिए ई है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, अगर तो मैं इस दोस्तों अगर मैं इस मध्य बिंदु को दोस्तों, ये जो हमारा मध्य बिंदु है, एबी भुजा का मध्य बिंदु डी है और ए भुजा का मध्य बिंदु ई है, अगर दोस्तों मैं इसे इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिला देता हूँ, तो ऐसी स्थिति मिलाने पर ये जो बना त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कह रहा है दोस्तों, यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कह रहा है दोस्तों। अगर मैं एबी भुजा के मध्य बिंदु को डी को और एसी भुजा के मध्य बिंदु ई को एक रेखा के द्वारा मिला देता हूं, तो ऐसी स्थिति में ये जो बनने वाला त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों अगर मैं किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं पर स्थित मध्य बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिलाता हूं तो वो जो रेखा होती है तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ऐसा इसलिए होता है। मतलब अगर मैं इस भुजा पर और इस भुजा पर स्थित बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिला रहा हूँ, तो ये जो रेखा होगी इस भुजा के तीसरी भुजा के समानांतर होगी। क्या होगी? समानांतर होगी, ठीक है। समानांतर होगी, ऐसा इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में हम ये भुजा एबी और भुजा एसी के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं, या आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा एबी के और भुजा एसी के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो छोटा त्रिभुज होगा वो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डीई भुजा जो हमारी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है तीसरी भुजा के समानांतर होती है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि ये समानांतर कैसे होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि समानांतर क्यों होती है, ये समानांतर होती क्या है, ठीक है। समानांतर होती क्या है, ठीक है। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये समानांतर होती क्या है। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया, एबीसी, और इस त्रिभुज एबीसी में मान लीजिए एबी भुजा का मध्य बिंदु जो है डी है और एसी भुजा का मध्य बिंदु ई है, ठीक है। तो मैंने इस मध्य बिंदु को, ये जो मध्य बिंदु डी और ई है, इनको मिला दिया आपस में एक रेखा के द्वारा, आपस में मिला दिया एक रेखा के द्वारा, ठीक है। आपस में दोस्तों एक रेखा के द्वारा मैंने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं है। मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा एबी है, एबी भुजा है, इसकी लंबाई जो है 2 यूनिट है। मान लीजिए दोस्तों इस एबी भुजा की लंबाई जो है 2 यूनिट है, ठीक है, 2 यूनिट है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा क्या है? डी मध्य बिंदु है। अगर तो इस पूरी भुजा की लंबाई 2 यूनिट है और ये हमारा डी क्या है? मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट होगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट होगी, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? 1 यूनिट होगी। हो गया, आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया? हाँ, आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया? ठीक है। दोस्तों मान लीजिए ये जो हमारी एबी भुजा है इसकी लंबाई 2 यूनिट है,
कुछ तो लंबाई होगी, को भी हाँ कुछ तो लंबाई होगी, मान लीजिए 2 यूनिट है, ठीक है। अगर डी जो है हमारा मध्य बिंदु है तो इस खंड की लंबाई 1 यूनिट होगी और इस खंड की लंबाई भी क्या होगी, 1 ही यूनिट होगी। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होता है वही अनुपात इस खंड के साथ होता है। तो मतलब अगर इस खंड के साथ जो अनुपात है वो 1:2 का रिश्ता है, तो इस खंड का और इस खंड का भी अनुपात जो होगा 1:1 होगा। क्या होगा, 1:1 होगा। मतलब अगर इस खंड की लंबाई 1 यूनिट है तो इसी खंड की लंबाई भी 1 यूनिट होगी। तो गया तो आपको अच्छे से ये बताया कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात होता है वही अनुपात इस खंड के साथ होता है। अगर इस खंड के साथ जो अनुपात है वो 1:1 का रिश्ता है तो इस खंड के साथ अनुपात जो है वो भी 1:1 ही है। मतलब अगर ए खंड की लंबाई 1 यूनिट है तो इसी खंड की लंबाई भी 1 यूनिट है। हाँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई। कहोगे हम दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इस त्रिभुज एबीसी में हम भुजा बीसी के समानांतर रेखा दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब किसी त्रिभुज हम एबीसी में हम एबी के मध्य बिंदु डी और एसी के मध्य बिंदु ई को हमने मिलाया है तो ऐसी स्थिति में इस खंड के साथ जो अनुपात है वही अनुपात इस खंड के साथ होता है। और ये तब होता था भाई, ये तब होता था जब ये जो रेखा होती थी इस तीसरी रेखा के समानांतर होती थी। हाँ, मतलब ये जो रेखा है कुछ और नहीं है, ये इसके समानांतर रेखा है। तो हाँ मतलब ये जो एबी के मध्य बिंदु और एसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है ये कुछ और नहीं है, ये बीसी भुजा के समानांतर रेखा खींची गई है, समानांतर रेखा है। तो यहाँ तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा एबी के मध्य बिंदु को और भुजा एसी के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। क्या होती है, समानांतर होती है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ अब दोस्तों मैं यहीं से एक कॉन्सेप्ट और बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जब दोस्तों हम किसी त्रिभुज एबीसी में हम एबी के मध्य बिंदु डी और एसी के मध्य बिंदु ई को हम एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो वो जो रेखा होती है तीसरी भुजा के समानांतर तो होती है, लेकिन उस भुजा की लंबाई जो होती है उस भुजा की जो लंबाई होती है तीसरी भुजा के आधी होती है। मतलब ये जो डीई भुजा है इसकी जो लंबाई होगी इस बीसी भुजा की आधी होगी। ठीक है, तो मैं आपको यहीं से एक कॉन्सेप्ट और बताने की कोशिश करूंगा कि जब किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा एबी के मध्य बिंदु डी और एसी भुजा के मध्य बिंदु ई को हम एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो वो रेखा जो होती है तीसरी भुजा के समानांतर तो होती ही है, साथ में उस भुजा की लंबाई जो होती है तीसरी भुजा की आधी होती है। मतलब डीई बराबर जो होता है BC/2 होता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, लेकिन ये चीज कहां से निकल कर आया, ये जो तीसरी भुजा हमारी ये जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है ये तीसरी भुजा की आधी क्यों होती है, इस बात पर हम आइए चर्चा कर लेते हैं कि आखिर डीई भुजा की लंबाई जो होती है बीसी भुजा की आधी क्यों होती है। आइए हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों कि अगर हम एबीसी त्रिभुज में एडी के मध्य बिंदु डी और एसी के मध्य बिंदु ई को हम एक रेखा के द्वारा मिला रहे हैं तो ये जो रेखा होगी ये तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तीसरी भुजा के समानांतर होगी। हाँ, मतलब ये जो रेखा है डीई, मतलब ये जो रेखा डीई है ये बीसी भुजा के समानांतर है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में इस खंड का इस पूरी भुजा के साथ जो अनुपात होता है वही अनुपात होता है इस खंड के साथ होता है। यहाँ तो इस खंड का इस पूरी भुजा के साथ अनुपात क्या होगा, इस खंड की लंबाई 1 यूनिट है और इस पूरी भुजा की लंबाई देखा जाए तो 2 यूनिट है। इस प्रकार देखा जाए तो इस खंड का इस पूरी भुजा के साथ जो अनुपात है 1:2 है। अगर तो हम किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा डीई खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में इस खंड का इस पूरी भुजा के साथ जो अनुपात होता है वही अनुपात इस भुजा के साथ होता है। मतलब इस भुजा का अनुपात, अगर इस खंड का इस पूरी भुजा के साथ अनुपात 1:2 का रिश्ता है तो इस भुजा के साथ भी रिश्ता जो है 1:2 का है। मतलब अगर डीई भुजा की लंबाई दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि इस खंड और इस भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात इस खंड का इस भुजा के साथ भी होगा। इस भुजा के साथ बीसी भुजा के साथ भी होगा। हाँ, दोस्तों जो रिश्ता इस खंड का इस भुजा के साथ है, दोस्तों जो अनुपात इस खंड का इस पूरी भुजा के साथ है वही अनुपात दोस्तों
भुजा का इस भुजा के साथ होगा तो हाँ, मतलब डीई, मतलब देखा जाए तो डीई भुजा का बीसी भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो वास्तव में एक अनुपात, मतलब डीई भुजा और बीसी भुजा का जो अनुपात होगा 1:2 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बीसी भुजा डीई भुजा की लंबाई निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डीई भुजा की लंबाई निकालता हूँ तो डीई भुजा की लंबाई निकाल कर आएगी BC/2। अब यहाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि जब किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा एडी और भुजा एबी के मध्य बिंदु डी और एसी भुजा के मध्य बिंदु ई को हमने एक रेखा के द्वारा मिलाया है, तो उस मिलाने पर वो जो रेखा है तीसरी भुजा के समानांतर तो है ही, तीसरी भुजा के समानांतर तो है ही, साथ में उस भुजा की जो लंबाई है वो क्या तीसरी भुजा की आधी है। तो यहाँ तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जब किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा एबी के मध्य बिंदु और एसी भुजा के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो उस भुजा की लंबाई जो होती है तीसरी भुजा की लंबाई की आधी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ बीसी भुजा की लंबाई निकालता हूँ। अगर मैं बीसी भुजा की लंबाई निकालता हूँ तो बीसी भुजा की लंबाई क्या आएगी, होगा देखिए बीसी भुजा की लंबाई आएगी 2DE आएगी, हम यहाँ 2DE आएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट निकले हैं। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं बीसी भुजा की लंबाई निकालता हूँ तो बीसी भुजा की लंबाई आएगी 2DE। मतलब ये जो बीसी भुजा है, मतलब ये जो बीसी भुजा है इस भुजा की लंबाई का दुगुना है। तो हाँ, तो यहीं से एक दूसरा कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि जब किसी त्रिभुज एबीसी में हम एबी के मध्य बिंदु डी और एसी के मध्य बिंदु ई को एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो जो रेखा होती है तीसरी भुजा के समानांतर तो होती है, साथ में तीसरी भुजा की जो लंबाई होती है उस खींची गई रेखा की दुगनी होती है, साथ में जो तीसरी भुजा की लंबाई होती है वो खींची गई रेखा की दुगनी होती है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, 3-4 बातें आपको ध्यान रखना है। क्या पहली बात रखना है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में हम एबी के मध्य बिंदु और एसी के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो छोटा त्रिभुज होगा बड़े बड़े त्रिभुज के समरूप होगा। ठीक है, साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा एबी के और एसी के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो वो जो रेखा होती है तीसरी भुजा के समानांतर होती है, साथ में उस भुजा की लंबाई जो होती है तीसरी भुजा की आधी होती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो खींची गई रेखा है उसकी इसी प्रकार आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो तीसरी भुजा की लंबाई होती है खींची गई रेखा की दुगनी होती है। तो 3-4 बातें आपको ध्यान रखना है और यही सब बातें आपकी स्क्रीन पर लिखी भी गई हैं। यही सब बातें आपकी स्क्रीन पर लिखी भी गई हैं, जो मैंने आपको बताई है वही सब बातें यहाँ पर लिखी भी गई हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो आइए हम इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में भुजाओं PQ और PR का मध्य बिंदु क्रमशः S और T है। कह रहा है कि और आधार QR की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ कह रहा है कि तो भुजा ST की लंबाई क्या होगी, भुजा ST की लंबाई क्या होगी, भुजा ST की लंबाई क्या होगी, भुजा ST की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आइए तो हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो आकृति बनाकर दिखाई गई है उस आकृति को हम बना लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश करी है। मान लीजिए ये वाला शीर्ष जो है इस त्रिभुज का, ये वाला शीर्ष जो है P है, ये वाला शीर्ष Q है और ये वाला शीर्ष हमारा R है। मान लीजिए ये PQ जो भुजा है इस पर इस बिंदु जो है इसका मध्य बिंदु ऐसा और इस PR भुजा का मध्य बिंदु जो है T है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में PQ भुजा का मध्य बिंदु ऐसा और PR भुजा का मध्य बिंदु T है। कह रहा है कि अगर QR भुजा की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है तो ST भुजा की लंबाई क्या होगी। हम इसकी लंबाई हमें 12 दिया गया और इसकी लंबाई हमसे पूछ रहे थे। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि जब किसी त्रिभुज ABC PQR में हम QR भुजा के PQ भुजा के मध्य बिंदु और PR भुजा के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो वो जो रेखा होती है तीसरी भुजा के समानांतर होती है और साथ में उस भुजा की लंबाई जो होती है तीसरी भुजा की आधी होती है। मतलब अगर इस भुजा की लंबाई 12 है, इस भुजा की लंबाई क्या होगी 6 सेंटीमीटर होगी। 6 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ इस प्रकार देखा है तो ST भुजा की लंबाई क्या होगी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है हमसे कि दिए गए त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC का मध्य बिंदु है। कह रहा है कि और रेखाखंड DE की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो भुजा BC की लंबाई क्या होगी, भुजा BC की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले मैं जैसी आकृति दिखाई गई है वैसे ही मैं यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि
दोस्तों वैसे ही मैंने आकृति बना ली है और इस त्रिभुज इस जो ये जो हमारी आकृति है उसमें ये वाला शीर्ष जो है ए है, ये वाला शीर्ष बी है और ये वाला शीर्ष सी है। इस एबी भुजा का मध्य बिंदु दोस्तों डी है और इस एसी भुजा का मध्य बिंदु ई है। ठीक है, कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज में, कह रहा है कि ये जो दिया गया त्रिभुज एबीसी है इसमें डी और ई जो है भुजा एबी और एसी का मध्य बिंदु है। कह रहा है रेखाखंड डीई की लंबाई अगर ई है, इसकी लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो बीसी है भुजा इसकी लंबाई क्या होगी? हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में हम एबी के मध्य बिंदु और एसी के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं, एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं, तो ऐसी में जो रेखा होती है, जो रेखा हमारी होती है वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है और साथ में तीसरी भुजा की जो लंबाई होती है खींची गई रेखा की क्या होती है? दुगनी होती है। क्या होती है? दुगनी होती है। मतलब अगर इस भुजा की लंबाई, ये जो खींची गई रेखा है, अगर इस भुजा की लंबाई 10 है तो ये जो हमारी तीसरी भुजा है इसकी लंबाई क्या होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि यदि दिए गए त्रिभुज एबीसी में डी और ई जो है भुजा एबी और एसी का मध्य बिंदु है, यदि एडी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो एबी की लंबाई क्या होगी? हाँ, ठीक है, एबी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले आकृति बना लेता हूँ वैसे ही आकृति मैंने आपके सामने बना भी ली है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज एबीसी में जो डी और ई है एबी का और एसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, कह रहा है एडी की लंबाई अगर 6 है, कह रहा है एडी भुजा की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, कह रहा है तो एबी की लंबाई क्या होगी? एबी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, दोस्तों ये आप दो तरीके से मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आप जब इसको इस प्रकार के क्वेश्चन करो तो आपके दिमाग में ना आए, लेकिन आपको दो तरीके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाए। तो ये क्या है? मध्य बिंदु है। हाँ, अगर तो इस भुजा का, तो ये हमारी इस भुजा का ये क्या है? मध्य बिंदु। अगर तो मध्य बिंदु है तो इस खंड की जो लंबाई होगी वही वास्तव में इस खंड की लंबाई होगी। ठीक है, खंड की लंबाई होगी। दोस्तों अगर इस खंड की लंबाई 6 है तो इस खंड की लंबाई भी 6 होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये भी भुजा की लंबाई क्या है? 12 सेंटीमीटर है। क्या है? 12 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो एबीसी है, तो एबीसी में हम एबी भुजा का मध्य बिंदु डी है और एसी भुजा का मध्य बिंदु ई है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो हमारी दोस्तों अगर एबी भुजा के मध्य बिंदु और एसी भुजा के मध्य बिंदु को हम एक रेखा के द्वारा मिला रहे हैं, तो इस रेखा की जो लंबाई होगी दोस्तों, ये जो रेखा होगी तीसरी भुजा के समानांतर तो होगी ही, साथ में इस रेखा की जो लंबाई होगी इस रेखा की आधी होगी। मतलब अगर बीसी भुजा की लंबाई 2 है तो इस डीई भुजा की लंबाई क्या होगी? 1 यूनिट होगी। तो हाँ, मतलब देखा जाए तो इस खंड का इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 1:2 का रिश्ता होगा। तो हाँ दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि जब किसी त्रिभुज एबीसी में हम भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के साथ जो अनुपात होता है वही रिश्ता वास्तव में इस भुजा के साथ होता है। अगर इस भुजा के साथ रिश्ता जो है 1:2 का रिश्ता है, तो यही अनुपात दोस्तों वास्तव में इस खंड का इस पूरी भुजा के साथ होगा। मतलब इस खंड का इस पूरी भुजा के साथ भी जो अनुपात है वो 1:2 होगा। मतलब अगर एडी खंड की लंबाई 1 यूनिट है तो इस एबी खंड भुजा की लंबाई 2 यूनिट है। तो एडी खंड की लंबाई 1 यूनिट नहीं है, 6 सेंटीमीटर, मतलब 1 यूनिट बराबर 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है एबी की लंबाई क्या होगी? तो एबी की लंबाई दोस्तों हमारे अनुसार क्या है? 2 यूनिट है। दोस्तों 1 यूनिट जो है 6 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट किसको करेगा? 2 यूनिट वास्तव में 12 सेंटीमीटर को करेगा। मतलब ये जो हमारी एबी भुजा है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से भी जाकर जवाब दे सकते हो। हाँ, दोस्तों एक क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से करा देता हूँ। ठीक है, और आज की आपकी यहीं पर ये क्लास हम